नमस्कार बच्चों, मैं रामकृपाल जंघेला, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 छिंदवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि सीबीएसई के कक्षा 10वीं का सिलेबस है, उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत हम रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे उसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद एवं उनके भेद की परिभाषा उदाहरण सहित, और वाक्य रूपांतरण, ये 4 शीर्षकों पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत हमने एक सर्वमान्य परिभाषा कह सकते हैं इसको, जो कुछ इस प्रकार है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो और जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की कि एक वाक्य में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है, देखिए, वाक्य सार्थक शब्दों का, शब्द कैसे होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। का वह व्यवस्थित समूह, शब्द सार्थक होने चाहिए और उनका जो समूह है शब्दों का वो व्यवस्थित होना चाहिए, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो। सार्थक शब्द होना चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए और अर्थ प्रकट करने वाले होना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जब हम ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो हमारी बात दूसरों तक पूरी तरह से, हमारे विचार दूसरों तक पूरी तरह से पहुंच जाएं और दूसरों के विचार हम तक भी पूरी तरह से पहुंच जाएं, समझ में आ जाएं। ये कहलाता है वाक्य। आगे देखिए, वाक्य के अंग। अब वाक्य की परिभाषा के बाद हम लेते हैं वाक्य के अंग। कक्षा 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा, है ना? तो इसमें वाक्य के मुख्यतः 2 आवश्यक अंग हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला अंग होता है वाक्य का उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। कहने का अर्थ ये है कि वाक्य का जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला होता है या जिसके लिए वाक्य कहा जाता है, वह कहलाता है वाक्य का उद्देश्य। दूसरा अंग है वाक्य का विधेय। विधेय के बारे में, उद्देश्य के बारे में, माफ़ कीजिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य का विधेय प्रायः क्रिया होती है। 2 अंग मैंने बताया आपको, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। दिनेश, लाल अक्षरों में आपको लिखा हुआ दिख रहा है पहला वाक्य, दिनेश फुटबॉल खेल रहा है। दिनेश फुटबॉल खेल रहा है। इसमें देखिए नीचे दिनेश क्या है? दिनेश है उद्देश्य। दिनेश क्या है? उद्देश्य वाक्य का। और उसके बाद है फुटबॉल, तो फुटबॉल इसी उद्देश्य का विस्तार है। और अंत में लिखा खेल रहा है, खेलना क्रिया है, खेलने का कार्य हो रहा है, तो खेल रहा है उसका विधेय हो गया। तो दिनेश उद्देश्य हो गया, फुटबॉल उद्देश्य का विस्तार हो गया और खेल रहा है विधेय हो गया। इस प्रकार से वाक्य के ये 2 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य भेद। अब हम वाक्य भेद के बारे में जानते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं।
नंबर 1 है अर्थ के आधार पर वाक्य और नंबर 2 है रचना के आधार पर वाक्य। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य। इस अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार अलग अलग होते हैं, सरल वाक्य, निषेध वाक्य, है ना। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। यानी वाक्य के 2 मुख्य भेद हो गए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1 सरल वाक्य या साधारण वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आगे हम इन्हीं तीनों प्रकार के वाक्यों की परिभाषा और उनके उदाहरण समझेंगे। नंबर 1 हम लेते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा से परिचित होते हैं ताकि वाक्य समझ में आ जाए हमें। परिभाषा है इसकी, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो। ध्यान से देख लीजिए, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य या सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय वाक्य के। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म भी कह सकते हो आप, या उद्देश्य और विधेय भी कह सकते हो। एक बार परिभाषा पुनः पढ़ लीजिए। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता कितने हैं? एक है, रमेश है कर्ता, और पुस्तक पढ़ी, है ना। तो पढ़ने का कार्य, क्रिया भी एक है यहाँ पर। अभी हम उद्देश्य का विस्तार यहाँ पर छोड़ देते हैं। कर्ता एक है और क्रिया एक है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा उदाहरण है बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। बच्चा एक कर्ता है और रोने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, यानी एक ही क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय। तीसरा उदाहरण में उसी प्रकार से मीना पानी लाती है। मीना यहाँ पर कर्ता है अर्थात उद्देश्य है, और लाने का काम जो कर रहा है, पानी लाने का जो काम हो रहा है वो क्रिया है, एक ही क्रिया है। मछली तैर रही है, वही बात है, मछली तैरने का काम कर रही है। तो यहाँ पर एक उद्देश्य है, मछली उद्देश्य है, और तैरने का काम क्रिया जो है वो क्या है? उसका विधेय। तुम लिख रहे हो। तुम लिख रहे हो। तुम यहाँ पर सर्वनाम है, करता है, और लिखने का कार्य हो रहा है, यहाँ पर ये क्रिया है। ये हो गया आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य साधारण वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होगी। चलिए नंबर दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ। संयुक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ना या जुड़ा हुआ। जब कोई चीज़ को हम जोड़ते हैं, जैसे कोई 2 रस्सियाँ हैं या कोई रस्सी बीच से टूट जाती है, या 2 अलग अलग रस्सियाँ हैं, उनको हम जब जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगाना पड़ता है? गांठ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? गांठ। तो यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य में आगे हम परिभाषा के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से पूरा समझेंगे। तो यहाँ पर भी संयुक्त यानी 2 वाक्य होंगे। चलिए आगे पढ़ के समझते हैं परिभाषा। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों। एक बार फिर से इसी लाइन को पढ़िए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, परंतु इसमें कंडीशन है, क्या है?
परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं, से जुड़े होते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि रस्से को जब हम जोड़ते हैं तो बीच में गांठ लगाना पड़ता है, तो ये समुच्चय बोधक अवयव वही गांठ का काम करते हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए? देखिए, योजक समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन से होंगे? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, बल्कि, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये हैं समुच्चय बोधक अवयव, जो कि संयुक्त वाक्यों में जहाँ पर जोड़ होता है, दो वाक्यों का, दो उपवाक्यों को जहाँ पर जोड़ते हैं वहाँ पर इनको लगाकर फिर जोड़ा जाता है। तो आप ध्यान से इन शब्दों को, समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं, इनको पढ़ लीजिए और ध्यान में रखिए, याद रखिए। तो आपको जब संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, कोई भी वाक्य आपको पहचानना है तो आप बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है। वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है। परिभाषा में देखिए क्या कहा गया था? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, तो वह हिंदी पढ़ता है एक वाक्य हो गया और चला जाता है दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दो वाक्यों के बीच में एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि आपको रेखांकित दिखाई दे रहा है, और ये और से जुड़े हुए हैं, दोनों उपवाक्य और शब्द से जुड़े हुए हैं। दूसरा वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। माँ ने बच्चे को नहलाया एक वाक्य हो गया, स्कूल भेजा दूसरा वाक्य हो गया। अब ये दोनों वाक्य और समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, उसने खाना खाया और सो गया। उसने पहले खाना खाया एक वाक्य हो गया, सो गया दूसरा वाक्य हो गया, और दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है और। अगला वाक्य देखिए, सूर्योदय हुआ इसलिए पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ इसलिए पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ एक क्रिया हो गई, पक्षी बोलने लगे दूसरी क्रिया हो गई, दूसरा उपवाक्य हो गया। और इन दोनों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय वो है इसलिए, जो कि रेखांकित दिखाई दे रहा है आपको। अगला वाक्य है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। कठोर बनो एक वाक्य हो गया, सहृदय बनो दूसरा वाक्य हो गया। परंतु समुच्चय बोधक अव्यय से दोनों उपवाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में और, इसलिए, परंतु, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनसे दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, जुड़ना। तो ये हो गया आपका रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार। अब हम तीसरे प्रकार की तरफ अग्रसर होते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य। अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त यानी दो वाक्य जहाँ पर गांठ लगाकर जुड़ा हो, यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का है, परंतु एक है यहाँ पर देखिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। किसी चीज़ को मिश्रित कर देना, घोल देना। पानी में हम जब शक्कर को घोल देंगे तो मिठास, अगर उस पानी को चखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि इसमें शक्कर मिली हुई है। इस प्रकार से वो मिश्रित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वाक्य भी हैं, दो वाक्य होंगे, वो मिश्र होंगे, मिश्रित होंगे, मिले हुए होंगे, आसानी से पहचान में नहीं आएंगे, परंतु कुछ तरीके हम बताते हैं आपको, कुछ शब्द बताते हैं, उन शब्दों के माध्यम से आप बड़े आसानी से इनको पहचान सकते हो। सर्वप्रथम हम इस मिश्र वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक
प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हों मिश्र वाक्य कहलाता है। फिर से परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु उसमें एक वाक्य कैसा होगा, प्रधान होगा, मुख्य होगा, और दूसरा वाक्य जो होगा वो पहले वाक्य पर आश्रित होगा, उसे आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं इसको, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हों तथा जो आपस में, जैसा कि हमने संयुक्त वाक्य में भी पढ़ा था, वहाँ पर योजक चिन्ह हमने लगाया था, उसी प्रकार से इन शब्दों में से अगर कोई शब्द उसमें आता है, उस वाक्य में आता है, तो वो मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। वो शब्द कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इनको, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, मगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों से मिश्रित यानी मिले जुले होते हैं। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। यहाँ पर जो शब्द आया है तो ये कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो गया। अगला देखिए, संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। यहाँ जहाँ शब्द आया, ये जहाँ शब्द आया इससे हम पहचानते ये मिश्र वाक्य है। तीसरा है, जिसका मुझे डर था वही हुआ। जिसका मुझे डर था वही हुआ। यहाँ जिसका शब्द आया है, मुझे डर था वही हुआ, दो उपवाक्य हैं। यदि वह आएगा तो मैं भी जाऊंगा। यहाँ पर यदि कंडीशन लगी हुई है, शर्त लगी हुई, यदि वह आएगा तो मैं भी जाऊंगा। अगला वाक्य है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। यहाँ पर की शब्द आया है और की शब्द से जुड़ा हुआ है, मिश्र है ये वाक्य, इसलिए ये मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तो इस प्रकार से हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान और इनको बना सकते हैं। अगला देखते हैं, वाक्य रूपांतरण। इसमें जैसे कि आपकी परीक्षाओं में इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न होता है कि एक सरल वाक्य दिया रहेगा, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलो या मिश्र वाक्य में बदलो। फिर संयुक्त वाक्य कोई दिया रहेगा, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलो। कोई एक मिश्र वाक्य दिया रहेगा, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदलो। तो परिवर्तन करना वाक्य का रूपांतरण कहलाता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न इसमें बनते हैं, आपको वाक्य दिए हुए होते हैं, कोई भी वाक्य हो सकता है, वो सरल भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है और मिश्र भी हो सकता है। उन वाक्य को आपको पहचान करके बताना है कि ये वाक्य सरल है या संयुक्त है या मिश्र है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो दूसरे प्रकार के प्रश्न के बारे में मैंने आपको जो शब्द बताए हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द अव्यय जो बताए थे, उनको आप याद रखेंगे तो आसानी से आप पहचान जाएंगे। अब वाक्य रूपांतरण आपको करने के लिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के। तो पहले जो वाक्य सरल वाक्य दिया गया है उसी को संयुक्त वाक्य में, उसी को मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया गया है, उसका रूपांतरण किया गया है। पहला है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे।
अब इसी को हमने संयुक्त वाक्य में किया है, सूर्योदय हुआ इसलिए पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ इसलिए पक्षी बोलने लगे। हाँ देखिए, इसलिए शब्द से हमने जोड़ दिया 2 उपवाक्य बनाकर अलग अलग। अब मिश्र वाक्य में बदलेंगे उसी को। जब सूर्योदय होता है पक्षी बोलने लगते हैं। यहाँ पर जब शब्द से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगला दूसरा वाक्य है, वह साड़ी खरीदने बाजार गई। इसका संयुक्त वाक्य होगा, उसे साड़ी खरीदना है इसलिए बाजार गई। इसी का मिश्र वाक्य है, वह बाजार गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी है। तीसरा उदाहरण देखिए, सरल वाक्य है, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे इसको, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। और अगला वाक्य है, वर्षा होती है और मोर नाचने लगते हैं। सरल वाक्य है, राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य है इसका, राधा नाचती और गाती है। मिश्र वाक्य है इसका, जो नाचती गाती है वह राधा है। जो नाचती गाती है वह राधा है। सरल वाक्य है, मोहन हंसकर बोला। इसका संयुक्त वाक्य है, मोहन हंसा और बोला। इसका मिश्र वाक्य है, वह मोहन है जो हंसकर बोलता है। अगला सरल वाक्य है, पत्नी की बीमारी के कारण वह ना आ सका। संयुक्त वाक्य है, पत्नी बीमार है इसलिए वह नहीं आ सका। मिश्र वाक्य है इसका, वह नहीं आ सका क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है। तो इस प्रकार से हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको गृह कार्य के रूप में कुछ वाक्य हम नीचे दे रहे हैं, उनको आपको सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। पहला वाक्य है, रेखा नाच गा रही है। दूसरा वाक्य है, राजू किताब खरीदने दुकान गया। तीसरा वाक्य है, चोर सिपाही को देखकर भाग गया। चौथा वाक्य है, गली में शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। पांचवा वाक्य है, वह वर्षा में छाता लेकर विद्यालय आया। तो ये 5 वाक्य हैं। इसको आपको सरल वाक्य हैं, सरल वाक्य से आपको संयुक्त और मिश्र दोनों प्रकार के वाक्यों में इनको रूपांतरित करना है। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।